गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग सुबोध। एनी डाउट्स? प्रीवियस क्लास की कोई डाउट्स बेटे? गुड मॉर्निंग मनीषा। गुड मॉर्निंग अतुल। किसी को कोई डाउट्स नहीं है? ओके जब तक सभी आते हैं विल वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स मोर। तब तक आप मुझे क्वेश्चंस बताइए। व्हाट इज रोलेक्स? रोलेक्स फॉर्मेशन किसके अंदर होती है और क्यों होती है एंड किस वजह से होती है? यस आरबीसी के अंदर होती है। क्यों होती है और एक्चुअल में उसमें होता क्या है? यस इन्फेक्शियस कंडीशंस में या इन्फ्लामेशन के टाइम पर होती है। वेरी गुड। किस वजह से आपने अगर आपसे अगर कोई रोलेक्स पूछता है तो रोलेक्स में आपने बोलना है कि जो आरबीसीज हैं, ये आपने लिखा आरबीसीज, बट यू हैव नॉट मेंशन कि उसके अंदर आपके पास पाइल्स का फॉर्मेशन होगा। राइट आपने पाइल्स का जिक्र नहीं किया। यू हैव टू मेंशन कि उसके अंदर आपके पास पाइल्स का फॉर्मेशन होगा। जो पाइल्स फॉर्मेशन है दैट इज द मेन पॉइंट जो आपको मेंशन करना है। यस दैट इज द पाइल्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर आरबीसीज जो है स्टैक की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। राइट ये आपने मेंशन करना है। और रीजन क्या है इसका? किन पर्सन्स के अंदर होती है? जिनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं या फिर जिनके ब्लड के अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन होता है और ड्यू टू स्लो मूविंग ऑफ द ब्लड। क्लियर? गुड मॉर्निंग आस्था। गुड मॉर्निंग आयुष। एनी डाउट्स बेटे? आज हमने स्टार्ट करना है WBCs दैट इज द ल्यूकोसाइट्स। आपका ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर RBCs कंप्लीट हो गया। गुड मॉर्निंग आरव। सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स देन शall वी स्टार्ट? रोलेक्स ही बता रही थी मैं आस्था अभी आपको।
जिसके अंदर आपके पास आरबीसीज जो है स्टैक की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं एंड इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है आरबीसीज की, रेस्ट के टाइम पर स्लो मूविंग ब्लड के अंदर ये पाइल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में सरफेस टेंशन की वजह से, एंड किन के अंदर होता है? ड्यू टू इन्फेक्शन कंडीशंस के अंदर होता है, इन्फ्लामेशन के टाइम पर आपके पास आरबीसीज पाइल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट आपके पास आज का टॉपिक है वो है आपके पास WBCs, दैट इज द ल्यूकोसाइट्स। जो आपने WBCs के बारे में पढ़ना है वही सब पढ़ना है जो अभी आपने RBCs के केस में पढ़ा है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज द ल्यूकोसाइट। सेकेंड ब्लड कॉर्पसल इज ल्यूकोसाइट। सो ल्यूकोसाइट्स दैट इज द WBCs। WBCs के केस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेन पॉइंट ये है, सबसे पहला मेन पॉइंट आपने आरबीसी के केस में ये पढ़ा था कि आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, राइट? बट इन केस ऑफ ल्यूकोसाइट्स ये है आपके पास दे लैक हीमोग्लोबिन, राइट? इनके अंदर आपके पास हीमोग्लोबिन जो है वो एब्सेंट होता है। एंड सेकेंड हम बात करते हैं इनके प्रोडक्शन की, कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे? जैसे आपके पास आरबीसी का प्रोडक्शन होता था योक सैक के अंदर, योक सैक के अलावा स्प्लीन के अंदर एंड लिवर एंड रेड बोन मैरो, राइट? इनका जो प्रोडक्शन है WBCs का ये होता है मेनली बोन मैरो के अंदर, राइट? बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है WBCs का। एंड जो प्रोसेस है आपके पास फॉर्मेशन होना WBCs का दैट इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। जैसे आपने इरिथ्रोपोइसिस टर्म पढ़ी थी वैसे ल्यूकोसाइट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ WBCs, राइट? ये आपके पास प्रोडक्शन ऑफ WBCs, इसको हाईलाइट करके मेंशन करना क्योंकि टर्म्स आती हैं आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है ल्यूकोपोइसिस क्या होता है एंड इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। जो WBCs का फॉर्मेशन है दैट टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, बट ये जो आपके पास WBCs हैं इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है? मैच्योर्ड इन लिम्फ नोड्स, ये मैच्योर होते हैं लिम्फ नोड्स में। क्लियर? सो नेक्स्ट है आपके पास इनकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है सबसे पहला साइज। सो साइज की हम बात करते हैं तो इनका साइज आपने पढ़ा था WBCs का साइज एज कंपेयर टू RBCs बिट लार्जर होता है। सो ओवरऑल साइज की बात करते हैं तो इनका साइज है आपके पास 8 to 22 माइक्रोमीटर। एंड सेकेंडली अगर हम बात करते हैं शेप की तो ये इनका जो शेप है एज एन ये शो करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, तो इनका जो शेप है दैट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, इरेगुलर, और you can simply say amoeboid shape। इनकी शेप जो आपके पास अमीबॉइड शेप होती है एंड ये था आपके पास शेप। एंड नेक्स्ट आता है आपके पास इनका नंबर। नंबर इनका कितना होता है? इनका नंबर वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इनका नंबर हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एनी इन्फेक्शियस कंडीशंस, राइट? जब किसी पर्सन को इन्फेक्शन होता है, डिजीज होता है, उन कंडीशंस में ल्यूकोसाइट का जो नंबर है वो पर्सन की बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है। बट नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो WBCs प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm, राइट? पर क्यूबिक mm इनका जो नंबर है इतना होता है। एंड आपने एक टर्म लिखी सुनी होगी या देखी होगी कभी भी किसी की ब्लड रिपोर्ट के अंदर, दैट इज वेरी कॉमन TLC।
TLC का मतलब क्या है? दैट इज द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, राइट। ये आपके पास टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कि टोटल नंबर ऑफ WBCs प्रेजेंट है कितने हमारी बॉडी के अंदर, एक हेल्दी पर्सन के अंदर, वो आता है आपके पास TLC। एक हेल्दी पर्सन के अंदर नंबर जो है 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm होना चाहिए। इससे ज्यादा नंबर अगर होगा दैट मीन्स पर्सन की बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन, राइट। सो नेक्स्ट है आपके पास इनका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन की हम बात करते हैं। इफ यू रिमेम्बर आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना था? आरबीसीज का लाइफ स्पैन था आपके पास अप्रोक्सीमेटली 120 डेज। सो लाइफ स्पैन जो आपके पास WBCज का है ये आता है आपके पास 3 to 4 डेज, या कई बुक्स में इसका दिया होता है 7 डेज, राइट। एंड यहाँ पर एक स्टार बनाकर आप पॉइंट लिखेंगे, वो है आपके पास ये जो लाइफ स्पैन है आपके पास ल्यूकोसाइट्स का, कुछ आपके पास जो मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स, एनीवन, मेमोरी सेल्स क्या होते हैं? उनका आपके पास जो लाइफ स्पैन है दैट इज अप टू मेनी इयर्स। एनीवन, मेमोरी सेल्स क्या होते हैं? नो अर्जुन, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड पेज है, जो उससे पहले किया वो आई थिंक उसी पेज पे मैसेज किया था आपने। सो एनीवन, मेमोरी सेल्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स तो नहीं होते हैं। चलिए सुन लीजिए, मेमोरी सेल्स होते हैं जैसे कि अगर आपको कोई डिजीज हुआ है इन फ्यूचर का मतलब सॉरी मतलब इन बैक आपको हिस्ट्री में पीछे कभी आपको कोई डिजीज हुआ है, तो कभी ऐसा सुना है आपने कि कोई एक डिजीज है जो आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है, उसके बाद कभी वो डिजीज नहीं होता, राइट। तो सबसे कॉमन मैं आपको बताती हूँ दैट इज द चिकन पॉक्स, कि हम कहते हैं लाइफ में एक बार जरूर होता है, और जिसको एक बार हो जाता है उसको लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। जस्ट कॉमन मैन मतलब थिंकिंग, या हम लोग ये बातें करते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई एक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तो उस टाइम के ऊपर आपकी बॉडी इन रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी फॉर्म करती है एंटीबॉडीज, राइट। इधर समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर एक कोई पर्टिकुलर एंटीजन, एंटीजन आप सबको पता है कि आपके पास फॉरेन पार्टिकल है, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो आपकी बॉडी ने इन रिस्पॉन्स क्या फॉर्म किया? एंटीबॉडीज। क्लियर? अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे? जाकर किल करेंगे इस पर्टिकुलर एंटीजन को, राइट। इस पर्टिकुलर एंटीजन को ये किल करेंगे। नाउ ये तो था आपके पास फर्स्ट केस। अगर सेकेंड टाइम आपकी बॉडी के अंदर ये सेम टाइप ऑफ एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आता है, राइट। ये तो आपकी बॉडी ने बनाए थे, इसको बनाने में मान लीजिए आपकी बॉडी के 7 to 8 डेज या 7 to 15 डेज आपकी बॉडी ने लिए, लेकिन अगर ये सेम एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर दोबारा आता है तो आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये एंटीबॉडीज ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? और ये एंटीबॉडीज फटाफट से इस एंटीजन को क्या कर देंगे? किल कर देंगे। क्लियर? नाउ ये जो आपके पास एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर ये कुछ सेल्स हैं जिनको याद है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन पहले भी हमारी बॉडी को अटैक कर चुके हैं, राइट। सो इन्हें हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? मेमोरी सेल्स। कि आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिव सेल्स जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट करना है, उनको याद है कि आपकी बॉडी इस पर्टिकुलर एंटीजन के पहले भी अटैक कर चुकी है, तो अब हमें नए सेल्स बनाने की जरूरत नहीं है। या फिर क्या होता है, नए पीछे से बनते रहते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें बोलते हैं मेमोरी सेल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, तो सेकेंड टाइम अगर आप पढ़ोगे तो आपको माइंड में क्या होता रहता है? रिकॉल होता रहता है, हमने ये चीजें पढ़ी थी। सो वो क्या है? आपकी ब्रेन की मेमोरी,
वैसे ही सेम हमारी बॉडी के अंदर ये जो आपके पास प्रेजेंट होते हैं मेमोरी सेल्स, जो ये याद रखते हैं कि ये पर्टिकुलर एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी अटैक कर चुका है, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। क्लियर? सो मेमोरी सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, ये डिपेंड करता है कौन से डिजीज के रिलेटेड है। कुछ डिजीज से रिलेटेड मेमोरी सेल्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए वैलिड होते हैं। कुछ डिजीजेस के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया चिकन पॉक्स। अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करते हैं तो उसके लिए तो मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते ही नहीं है, कि अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ 3 to 4 डेज में आप ठीक हुए, 5th 6th डे ठीक रहे, 7th डे आपको फिर से इन्फेक्शन हो गया किसी से, तो ये क्या है आपके पास, आपको भी तब मेमोरी सेल्स नहीं है। तो नो, इस डिजीज के लिए आपकी बॉडी के अंदर कोई मेमोरी सेल्स नहीं है। क्लियर? सो टेटनस की अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, सो टेटनस का इंजेक्शन आप लोगों ने सबने लगवाया होगा। तो टेटनस का जो इंजेक्शन है हमारी बॉडी के लिए वैलिड रहता है फॉर 6 मंथ्स, कि अगर आपने आज लगवाया है तो आज से 6 महीने के बाद तक भी आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है, मतलब जैसे आप गिरते हो या कोई चोट लगती है, जिस केस में हम टेटनस लगवाते हैं, तो आपको लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज टेटनस की वैलिडिटी है फॉर योर नेक्स्ट 6 मंथ्स। लेकिन 6 महीने के बाद अगर आपको चोट लगती है, फिर से आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। रीजन बीइंग, टेटनस के लिए जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हैं वो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। सो मेमोरी सेल्स का जो लाइफ स्पैन है, जो डब्ल्यूबीसीज के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं, उनका लाइफ स्पैन अप टू 6 मंथ्स और अप टू मैनी ईयर्स तक होता है। इज इट क्लियर और एनी डाउट? अर्जुन, ये जो आप कोविड-19 की बात कर रहे हो कि वो ट्वाइस हो रहा है, पहली बात तो ये आपके पास वायरल डिजीज है, राइट? सेकेंड थिंग, आपके पास जो ये वायरल डिजीज होते हैं ये अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करते रहते हैं। अब मैं आपको ये चीज भी बता देती हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया चिकन पॉक्स का, कि पर्सन जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है चिकन पॉक्स की अगर किसी को एक बार हो जाए। लेकिन जो आपके पास वायरस जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भी आपके पास स्पीशीज बहुत सारी होती है। ठीक है, मान लीजिए कि जो आपके पास चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स कॉज करने के लिए एक आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी स्पीशीज अलग है, ये ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन सेकेंड टाइम आप किसी और सेम चिकन पॉक्स कॉज करने वाले सेकेंड ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हो, तो वो आपको चिकन पॉक्स करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, उसकी जो स्पीशीज है वो चेंज हो जाती है। अगर आपके पास इम्यूनिटी इस ए वायरस के अगेंस्ट है, लेकिन सेम डिजीज कॉज करने वाला एक और वायरस है, इसके लिए आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं है, तो आपको डिजीज हो जाएगा, राइट? तो स्पीशीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और किसी का कोई डाउट? यस सक्षम, ये आप ठीक बोल रहे थे। ओके, नाउ क्लियर। सो बाकी ये सब चीजें आपको और क्लियर होंगी जब आप +2 में होंगे। सो मैं ये क्लीन कर रही हूँ, इसकी एज सच कोई जरूरत नहीं है, जिस मैंने समझाने के लिए किया था ये। सो यहाँ पर आपके पास लाइफ स्पैन है कुछ डब्ल्यूबीसीज के अंदर जो मेमोरी सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन है आपके पास अप टू मेनी ईयर्स। नाउ मेनी ईयर्स के बाद हम चलते हैं इसके कलर्स के पास, कि इसका कलर क्या है। कलर क्या होगा आपके पास, नाम ही बता रहा है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ये है आपके पास कलरलेस। ये आपके पास कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। एंड नेक्स्ट बात करते हैं मेन, दैट इज ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी का जो स्ट्रक्चर है आपके पास, वो क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पास न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, दीज आर दी न्यूक्लिएटेड सेल्स। एंड इन केस ऑफ आरबीसीज आपको पता है ऑर्गेनेलीज बहुत सारी एब्सेंट थी। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर किसी सेल के अंदर ये सब ऑर्गेनेलीज एब्सेंट थी, मतलब इन केस ऑफ आरबीसीज आपके पास ऑर्गेनेलीज एब्सेंट थी, मतलब न्यूक्लियस भी नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं था, गोल्जी एपरेटस भी नहीं थे, तो क्या आरबीसीज लिविंग है या नॉन लिविंग सेल्स है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, इफ यू कैन गेस। सो इफ यू आर टॉकिंग, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डब्ल्यूबीसीज, तो डब्ल्यूबीसीज के अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस,
एंड ER, ये सब प्रेजेंट होती हैं. एंड डन ऑल ऑफ यू, ये नोट हो गया. यस आस्था, इट इज पॉसिबल. इवन ऐसा भी है, जैसे कि अभी आपने ये भी पढ़ा होगा कोविड का, कि जिनको है उनको पता भी नहीं है, कईयों को, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, दैट इज एसिम्टोमेटिक. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इम्यूनिटी. पर्सन की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है. हो सकता है कि हमें भी हो चुका हो. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि सीजन चेंज है, हमें कुछ हो रहा है, बट आई बिलीव कि हो सकता है कि हमें भी हो गया हो, बट पर्सन की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है. हम हो सकता है एसिम्टोमेटिक हो. राइट. सो ये स्ट्रक्चर है. बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनके हम डेली कांटेक्ट में आते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको डिजीज कॉज करे. कोरोना जो है, ये कोविड जो है, ये ज्यादा हार्मफुल है जिनको बेसिकली इम्यून सिस्टम वीक है या फिर जो एज्ड है. राइट. और दूसरा, जो हम ऑब्वियसली बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं कि बाहर बिना मास्क के जाएं, तो वो चीजें हैं. एनीवेज, इट्स डन. नेक्स्ट आती है आपके पास टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स. जो आपके पास टाइप्स हैं ल्यूकोसाइट्स की, ये आपके पास मेनली हम क्लासिफाई करते हैं इनको टू टाइप्स के अंदर. ब्रॉड क्लासिफिकेशन वो है आपके पास. फर्स्ट वन इज दी ग्रेन्युलोसाइट्स, एंड सेकेंड आते हैं आपके पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स. सो टोटल ल्यूकोसाइट्स के अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स ये फॉर्म करते हैं 72%. दे फॉर्म 72% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट. एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स फॉर्म करते हैं आपके पास 28% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. क्लियर. नाउ ग्रेन्युलोसाइट्स जो है आपके पास, इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट आते हैं आपके पास एसिडोफिल्स. सेकेंड आते हैं आपके पास बेसोफिल्स. एंड थर्ड आते हैं आपके पास न्यूट्रोफिल्स. एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास मेनली टू आते हैं. फर्स्ट आते हैं आपके पास मोनोसाइट्स, एंड सेकेंड आते हैं आपके पास लिम्फोसाइट्स. राइट. लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये आपके पास दो कैटेगरीज आती है. नाउ ये जो आपने क्लासिफिकेशन किया है ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, on the basis of presence of granules. ग्रेन्यूल्स के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया. ग्रेनुलोसाइट्स मींस इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स मींस इनके अंदर जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो एब्सेंट है. नाउ एसिडोफिल्स जो है, इनकी कॉम्पोजिशन में आते हैं आपके पास, ये फॉर्म करते हैं 2 to 3% टोटल. मतलब ग्रेनुलोसाइट्स में एसिडोफिल्स 2 to 3% है टोटल. बेसोफिल्स सबसे कम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 1% ओनली. एंड न्यूट्रोफिल्स होते हैं आपके पास मैक्सिमम 60 to 65%. मोनोसाइट्स हैं यहाँ पर आपके पास 3 to 8%. एंड लिम्फोसाइट्स कितने बचे आपके पास? अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 लगा लो. राइट. ये आपके पास टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स. उसके बाद वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, सो प्लीज नोट इट डाउन. डन.
Done all of you? Okay. So next है आपके पास फर्स्ट हेडिंग ग्रेन्युलोसाइट्स. सो ग्रेन्युलोसाइट्स में मैंने अभी आपको बताया ये वो सेल्स हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं. सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आई एम टेलिंग यू ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स. नंबर 1, ये तो नेम बता रहा है, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सेकेंडली, जो आपके पास ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो होता है आपके पास लोब्ड न्यूक्लियस. नाउ लोब्ड का मतलब क्या है, जैसे कि काइंड ऑफ दिस वन, ये आपके पास लोब बन गई, एक ये लोब और एक ये लोब, दैट इज द लोब्ड न्यूक्लियस. डिपेंड करता है बाइलोब्ड है, मल्टीलोब्ड है. क्लियर, वो है आपके पास लोब्ड, बाइलोब्ड या फिर मल्टीलोब्ड. मल्टीलोब्ड होगा तो वो कैसा होगा आपके पास, काइंड ऑफ ऐसा, 1 2 3 3 लोब्स हो गई, मतलब मल्टीलोब, और भी जितनी मर्जी बना सकते हैं. सो नेक्स्ट है आपके पास जो फॉर्मेशन होता है आपके पास ग्रेनुलोसाइट्स का, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज ग्रेनुलोपोइसिस. ग्रेनुलोपोइसिस. ग्रेनुलोपोइसिस है दैट इज द फॉर्मेशन of granulocytes. वो है आपके पास ग्रेनुलोपोइसिस. क्लियर है ये? याद रखना जो पोइसिस टर्म है वो होती है फॉर्मेशन के लिए. आपने अभी तक पढ़ा है ल्यूकोपोइसिस एंड इरिथ्रोपोइसिस. क्लियर. सो नेक्स्ट है आपके पास ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर फर्स्ट टाइप. ग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास फर्स्ट टाइप है, कौन सी है, वो है आपके पास बेसोफिल्स. ये जो बेसोफिल्स हैं ये क्या होते हैं, बेसोफिल्स को हमने बेसोफिल्स क्यों कहा है, क्योंकि इनका मेन जो कलर है वो बेसिकली स्टेन लेते हैं, बेसिक स्टेन, एज दे टेक अप बेसिक स्टेन, दैट इज वाई हम इनको बेसोफिल्स बोलते हैं. तो ये बेसिक स्टेन लेते हैं एंड दिस बेसिक स्टेन का नेम है आपके पास मिथाइलिन ब्लू. मिथाइलिन ब्लू स्टेन लेते हैं ये बेसोफिल्स. एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज है इनका स्ट्रक्चर. सो वो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार. इफ यू आर डन देन प्लीज लेट मी नो. आरव, विच बुक आर यू फॉलोइंग? कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो आप? वैसे तो जो इनका परसेंटेज है बिट वेरी करता है, बट ओवरऑल हम यही लेकर चलते हैं. ओके, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे होता है, मतलब मैं 2 to 3% का तो मैं मान सकती हूँ ऊपर नीचे होता है, बट इतना नहीं. गूगल पे तो मैंने चेक नहीं किया, गूगल में मैं चेक कर लूंगी. गूगल आई विल चेक. बट हाँ, थोड़ा बहुत परसेंटेज वेरी करता है. किसी बुक में आपको 2-3% कम होता है, किसी बुक में आपको 2-3% ज्यादा होता है. वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं है, आपने 35 बोला है, मैंने 28 लिखा है. सो 28 से 30 तो अप्रोक्सीमेटली हम लेकर चलते हैं, और यहाँ पर भी ज्यादा फर्क नहीं है. सो ये परसेंटेजेस
ओके हैं, ये अप्रोक्सीमेट होती हैं, एग्जैक्ट परसेंटेजेस नहीं होती। इनफैक्ट जो आप भी पढ़ रहे हो वो भी एग्जैक्ट परसेंटेजेस नहीं होंगी, ठीक है। सो परसेंटेजेस इतना मैटर नहीं करती हैं, अदरवाइज वैसे आई विल चेक। सो चलें आगे, बेसोफिल्स के स्ट्रक्चर। बेसोफिल्स का जो स्ट्रक्चर है वो है आपके पास, इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो होता है आपके पास एस शेप न्यूक्लियस, दैट इज एस शेप न्यूक्लियस। तुम इतनी जल्दी गूगल भी चेक कर लेते हो? अभी तो क्लास चल रही है और तुमने गूगल खोल के बैठ गए हो। बुक तो चलो माना है अर्जुन। गूगल पे ज्यादा ट्रस्ट है? सो ये है इनके अंदर एस शेप न्यूक्लियस, एंड ब्लैक कलर से जो है दैट इज द साइटोप्लाज्म। एंड क्योंकि आप इनको ग्रेन्युलोसाइट्स की फॉर्म्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पर जो मैंने रेड कलर के दिखाए हैं, दीज आर दी ग्रेन्यूल्स। ये आपके पास ग्रेन्यूल्स है। ये जो आपके पास ग्रेन्यूल्स है इनकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि इन ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हिस्टामीन्स, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये रिलीज करते हैं हिस्टामीन्स, राइट। एंड आप सबको पता है हिस्टामीन्स जो हैं ये कब रिलीज होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन्स का नंबर बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है। जिसकी वजह से हमें स्नीजिंग वगैरह आती है अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो। क्लियर। एंड हिस्टामिन्स के साथ साथ ये रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर हेपारिन। हेपारिन से भी आई थिंक वर्ड से आप फेमिलियर हैं। ये है आपकी बॉडी के अंदर एंटी कोगुलेंट। ये आपके पास एंटी कोगुलेंट है ब्लड के अंदर, प्रेजेंट होता है हेपारिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसोफिल्स। क्लियर। आरव, एग्जैक्टली मैं कहूँ तो हाँ पढ़ता है, इनकी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी हम इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस होगा वो ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है, इनकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपके पास न्यूक्लियस का साइज है वो इनकी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो आपको पता है जैसे आरबीसीज के केस में है, मैक्सिमम अंदर सब्सटेंसेस है, ऑक्सीजन के लिए स्पेस है। अगर न्यूक्लियस का स्पेस, न्यूक्लियस बड़ा होगा तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम हो जाएगा, तो उसके बेसिस पर ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अर्जुन, मैं बोल रही थी आपको कि आपने ये जो परसेंटेज है ये गूगल पर चेक कर लिया? आपने बोला ना मुझे कि गूगल ऑल्सो, कि गूगल पर भी ऐसा बोल रहे हैं कि इतनी परसेंटेज होती है। मैं ये बात कर रही थी आपसे। इतनी जल्दी तुमने गूगल भी कर लिया? चलिए, नोट हो गया स्ट्रक्चर। चलें आगे। सेकेंड आते हैं आपके पास। सेकेंड है आपके पास बेसोफिल्स के बाद एसिडोफिल्स। जो एसिडोफिल्स हैं ये आपके पास स्टेन लेते हैं विद द एसिडिक डाई, स्टेन विद एसिडिक डाई। नाउ ये जो आपके पास एसिडोफिल्स हैं एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, दिस एसिडिक डाई का नेम है आपके पास eosine. So that is why acidophils are also known as eosinophils.
आपको बहुत ही कम एसिडोफिल्स नाम दिखेगा। सो मोस्टली जो टर्म यूज होती है वो एओसिनोफिल्स यूज होती है। सो इनका जो स्ट्रक्चर है वो है आपके पास, इनके अंदर होता है लोब्ड न्यूक्लियस। लोब न्यूक्लियस अभी हमने पीछे ड्रॉ किया था। सो ये आपके पास लोब न्यूक्लियस है। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो कंपैरेटिवली कम होता है। एंड सेम इनके अंदर भी आपके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म एंड बाइलोब्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इनके अंदर बाइलोब्ड होता है। एंड इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स के अंदर इनके पास प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनके ग्रेन्यूल्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सेम इनका भी नंबर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। देयर नंबर increases during allergic reactions। एलर्जिक रिएक्शंस में इनका नंबर इंक्रीज होता है। एंड एलर्जिक रिएक्शंस लाइक मैं बात करूं तो वो है आपके पास हे फीवर। हे फीवर आई थिंक आप सबको पता होगा। हे फीवर होता है आपके पास जो हमें पॉलन से एलर्जी होती है, पॉलन एलर्जी को हम हे फीवर बोलते हैं। या फिर एस्मा, इन केस में हमें स्नीजिंग आती है। सो ये जो एसिडोफिल्स है हमें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमें बहुत ज्यादा स्नीजिंग ना आए, क्योंकि हमारी बॉडी का सिस्टम एकदम से ऑब्वियसली खराब होना शुरू हो जाता है। तो वो स्नीजिंग कॉज करते हैं हिस्टामिन्स, दैट वाज बेसोफिल्स। एंड स्नीजिंग वगैरह को कंट्रोल में जो लाते हैं दैट इज द एसिडोफिल्स। एंड मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनकी एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज। सो दे हैव एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज। इनकी एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज होती है, दैट मीन्स स्नीजिंग वो जो कॉज करते हैं बेसोफिल्स, ये उसको प्रिवेंट करते हैं। क्लियर? डन? प्लीज नोट इट डाउन। थर्ड आता है आपके पास न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के अंदर आपके पास क्या है, ये इक्वली स्टेन करते हैं बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइस। सो इसलिए हम इनको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स। दे स्टेन इक्वली well with both acidic and basic dyes, राइट। सो इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो आता है आपके पास मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। मल्टी लोब न्यूक्लियस मैंने अभी ड्रॉ किया था आपको। ये आपके पास मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, दिस इज द मल्टी लोब न्यूक्लियस। एंड इनका मेन फंक्शन है आपके पास फेगोसाइटोसिस करना। नाउ फेगोसाइटोसिस क्या होता है, एंगल्फ करना, किसको, पैथोजेंस को। सो ये क्या करते हैं, एंगल्फ करते हैं पैथोजेंस एंड अदर
डेड सेल्स। बाकी के डेड सेल्स को और पैथोजेंस को इंगल्फ करने का जो काम है वो है आपके पास न्यूट्रोफिल्स का। सो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनका नंबर मैक्सिमम होता है। बाकी सब यहाँ पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है और थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। इट वाज ऑल अबाउट ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आपने दो पढ़े हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स में आपने तीन पढ़े हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। डन। हे फीवर बेटे पॉलन एलर्जी को बोलते हैं हे फीवर। हे फीवर इज पोलन एलर्जी। प्लीज नोट इट डाउन, नहीं किया तो। डन। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास ए ग्रेनुलोसाइट्स। सेकेंड टाइप है ये। फर्स्ट थी ग्रेनुलोसाइट, सेकेंड इज दी ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास क्या होता है? ए मतलब दैट इज दे लैक ग्रेन्यूल्स एंड दूसरा आपके पास इनके अंदर लोब्ड न्यूक्लियस भी नहीं होता। न्यूक्लियस जो है इनके अंदर क्या होगा, कैसा होगा? या तो राउंड होगा या ओवल होगा। राउंड और ओवल न्यूक्लियस, और समटाइम्स बीन शेप भी होता है। सो ए ग्रैनुलोसाइट्स को हमने क्लासिफाई किया है टू क्लासेस में, मतलब टू टाइप्स। फर्स्ट इज मोनोसाइट्स, सेकेंड आते हैं आपके पास लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोनोसाइट्स के अंदर आपके पास जो न्यूक्लियस होता है इनके अंदर वो होता है आपके पास बीन शेप। बीन शेप मतलब जैसे राजमा होता है, इसमें लोब्स नहीं होती है, जस्ट बीन शेप होता है। राइट? आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने बाइलोब भी ऐसा बनाया था, इसमें लोब्स नहीं है। ये लोब्स में आपके पास काइंड ऑफ ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है लोब्स में, बट ये बिल्कुल प्लेन है। सो ये है आपके पास बीन शेप्ड न्यूक्लियस। एंड इनका मेन फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस करना। फेगोसाइटोसिस। एंड क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस करते हैं तो वही सेम है जैसे न्यूट्रोफिल्स करते थे, एंगल्फ करना पैथोजेंस को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो आपके पास मोनोसाइट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफाजेस के अंदर। दे कन्वर्ट इनटू मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस होते हैं जो आपके पास पैथोजेंस को किल करते हैं। मैक्रोफाजेस बिट लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स थोड़े छोटे होते हैं लेकिन मैक्रोफाजेस बड़े होते हैं। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो आपके पास राउंडेड न्यूक्लियस होता है, और क्योंकि राउंडेड न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस राउंडेड एंड लार्ज। क्योंकि लार्ज न्यूक्लियस है देयरफॉर इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म के लिए स्पेस है वो बहुत कम बचता है। तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो क्या होता है? लेस, ड्यू टू लार्ज न्यूक्लियस। एंड ये सिक्रीट करते हैं आपके पास
एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मीन्स जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, राइट, दैट फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। जो पैथोजन से फाइट करते हैं उनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो ये आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स सिक्रीट करते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। ये है आपके पास ए ग्रैनुलोसाइट्स। डन। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपके पास डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में है आपके पास इसके अंदर नंबर जब इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। सो फर्स्ट है आपके पास ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस होता है आपके पास rise in the WBC count, that is rise in the WBC's count, उसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। एंड ये कब होता है? ये होता है आपके पास ड्यूरिंग इन्फेक्शंस लाइक अपेंडिक्टाइटिस इन्फ्लामेशन के टाइम पर। अपेंडिक्टाइटिस के टाइम पर एक तो इन्फ्लामेशन होती है, दूसरा ऑब्वियस सी बात है वेस्ट इकट्ठा हो जाता है अपेंडिक्स के अंदर, तो इन्फेक्शन भी होती है। दोनों केसेस हैं इसके। एंड इन केस ऑफ निमोनिया, निमोनिया के टाइम पर, एंड ल्यूकीमिया के टाइम पर भी होता है। ल्यूकीमिया आई थिंक सबको पता है, ब्लड कैंसर। एंड सेकेंड आता है आपके पास, वो है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया होता है आपके पास फॉल इन द नंबर ऑफ WBCs। सो फॉल इन द WBC काउंट, इसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। एंड ये कब होता है? ये होता है आपकी बॉडी के अंदर जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो। कौन से इन्फेक्शन हो डिपेंड करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़ा इन्फेक्शन के टाइम पर WBC का नंबर इंक्रीज होता है। सो ये इन्फेक्शन है आपके पास एड्स, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी,
एंड WBCs का जो काउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और समटाइम्स टाइफाइड के केस में भी कम होता है। WBCs का जो नंबर है वो आपके पास कम हो जाता है। याद रखना, नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं जनरल वे में। अब अगर मैं किसी को बताना हो तो इन्फेक्शन की कंडीशन पर इनका नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ वायरल डिजीज जैसे कि एड्स वायरस जो है HIV वायरस कॉज करता है, उन केसेस में WBCs का जो काउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दीज आर दी disorders related with the WBCs. Done all of you? So फटाफट से अब हम कर लेते हैं लास्ट, वो है आपके पास प्लेटलेट्स। थर्ड सेल है प्लेटलेट्स। जो आपके पास प्लेटलेट्स हैं इनके अंदर भी वही सेम पहला, दे लैक हीमोग्लोबिन। इनके पास हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। एंड अगर हम बात करते हैं शेप की, सो इनका जो शेप है आपके पास क्या होता है, इनकी शेप होती है आपके पास राउंड या फिर ओवल, या फिर समटाइम्स ये आपके पास डिस्क लाइक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके साइज की। साइज बहुत ही छोटा होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 माइक्रोमीटर वाइड। एंड ये आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है। क्लियर ना? नेक्स्ट आता है आपके पास इनका प्रोडक्शन। इनका प्रोडक्शन होता है आपके पास मेगा कैरियोसाइट से, formed from मेगा मेगा कैरियोसाइट्स से होता है। एंड ये जो आपके पास मेगा कैरियोसाइट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। नाउ नंबर की बात करें अगर, तो इनका नंबर भी कम होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता। इनका जो नंबर है आपके पास वो है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 25,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ पर क्यूबिक mm। इनका नंबर है ये। एंड लास्ट है इसके अंदर आपके पास मॉर्फोलॉजी के अंदर, वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के अंदर आपके पास कितना आएगा इसका, लाइफ स्पैन है इनका बहुत ही कम, उनसे ज्यादा है WBC से थोड़ा सा। वो है आपके पास, कई बुक्स में अलग अलग लिखा होता है, कई बुक्स में 3 to 7 होता है, अदरवाइज इन जनरल 5 to 9 days मैक्सिमम, ये इनका लाइफ स्पैन। क्लियर? डन? नोट हो गया? फॉलिक एसिड बेटे जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन कराता है, दैट इज द फॉलिक एसिड। आयरन, आयरन और फॉलिक एसिड। सो कलर है इनका सेम कलरलेस, क्योंकि इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, कलरलेस। एंड इनका मेन फंक्शन याद रखना है आपने,
क्योंकि मेन इसका फंक्शन है। ये जो आपके पास प्लेटलेट्स हैं, ये आपके पास रोल प्ले करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग। दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे करते हैं? ये बेसिकली प्लेटलेट्स, हम इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स वन एंड द सेम थिंग। ये सिक्रीट करते हैं आपके पास थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट। और थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए हम टर्म यूज करते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करते हैं, दैट इज द एंजाइम जो कि स्टिमुलेट करता है क्लॉट फॉर्मेशन। ये क्लॉट फॉर्मेशन करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। एंड लास्ट में आते हैं इसके डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स इसके कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिकली इनका नंबर या तो डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। सो इंक्रीज और डिक्रीज आप फेमिलियर होंगे वैसे इन वर्ड्स के। पहला तो आपके पास इंक्रीज, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। एंड सेकेंड आता है आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो ये आपके पास डिसऑर्डर thrombocytosis, that is increase in the number of platelets, and thrombocytopenia, that is decrease in the number of platelets. Clear? Now can you tell कब increase होता है और कब decrease होता है? डिक्रीज कब होता है? ये तो सब कॉमन है। डिक्रीज होता है आपके पास ड्यूरिंग डेंगू और मलेरिया। इन कंडीशंस में कम हो जाता है। एंड इंक्रीज होता है जब कोई पर्सन कीमोथेरेपी कराता है। सो कीमोथेरेपी के टाइम पर इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। सो ये आपके पास डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपके पास सबसे छोटा था, इसीलिए फटाफट हो गया। सो प्लीज नोट इट डाउन, अगर नहीं किया तो कर लो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। डन? यस श्योर। ल्यूकोसाइट्स का डन सक्षम? ये बेटे ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कीमोथेरेपी के टाइम पर जो कि हेयर लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये इनका मेन रीजन है। व्हाइट ब्लैक वो मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ किया था। एनीवेज, एनी अदर डाउट? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे बीच में कि आरबीसीज जो है वो लिविंग में आते हैं या नॉन लिविंग में आते हैं? लिविंग में। okay. थोड़ी सी रिसर्च करके आना, वैसे भी तुम लोग गूगल बहुत यूज करते हो। सो
रिसर्च करके आना कि आरबीसीज आर लिविंग और नॉन लिविंग. जस्ट गिव मी योर अटेंडेंस प्लीज. स्लाइड्स बेटे, फर्स्ट स्लाइड आपके पास उसकी थी डब्ल्यूबीसीज की, जहां पर डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट लिखा है, दैट वाज द फर्स्ट स्लाइड. सो एक बार मैं दिखा देती हूँ. दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड. ये आपने रोलेक्स कल पढ़ा था एंड आज हमने ल्यूकोसाइट से स्टार्ट किया. फर्स्ट स्लाइड ल्यूकोसाइट्स के बारे में, प्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ स्पैन, कलर, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स. ग्रैनुलोसाइट्स ग्रैनुलोपोइसिस बोलते हैं. फॉर्मेशन को बेसोफिल्स, स्ट्रक्चर ऑफ बेसोफिल्स. This is the structure of acidophils, then neutrophils, multilobed. उसके बाद agranulocytes, monocytes and lymphocytes. Disorders, platelets किया फिर हमने start, and functions and disorders. Clear? एक्लेरिन मतलब क्या पूछ रहे हो आप आरव? चलिए ठीक है फिर. See you in the next class. ब्लड क्लॉटिंग आरव हम डिस्कस करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन. ये फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स में आता है. ओके देन.